ऊर्जा के बिन परंपरागत संसाधन। अभी अभी हमने पढ़ा संचालन शक्ति के संसाधन। अब हम शुरुआत कर रहे हैं ऊर्जा के बिन परंपरागत संसाधन। कोयला या खनिज तेल के जैसे शक्ति के संसाधन मर्यादित भंडार में उपलब्ध है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि कोयला, खनिज तेल शक्ति के संसाधन, ये परंपरागत संसाधन है और इसका जो भंडार है वो सीमित है। कुछ समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसे लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए इसका विकल्प खोजने के प्रयत्न आरंभ है। और इसके विकल्प के स्वरूप हमने क्या क्या खोजा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा का हमने समावेश किया है। और ये जितने भी संसाधन हमने विकल्प ढूंढे हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, ज्वार ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी बिन परंपरागत संसाधन है, अर्थात ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ये सभी ऊर्जा स्रोत पुनः ऊर्जा के संसाधन है। इसे बारंबार पुनः उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग इसे अखूट शक्ति संसाधन के रूप में बताते हैं। अखूट अर्थात जो कभी भी खत्म ना हो। ऊर्जा के बिन परंपरागत संसाधन को कुछ लोग अखूट शक्ति संसाधन के रूप में भी जानते हैं। विश्व के देशों ने इन क्षेत्रों में कदम उठाए, जैसे सबसे आगे है यूएस, रूस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड एवं जापान आदि देश इस दिशा में असरकारक प्रभाव पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। 1981 में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत आयोग कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रचना की गई। गुजरात में इस ऊर्जा के लिए गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात हिंदी में कहते हैं गुजरात ऊर्जा विकास संस्था इस दिशा में कार्य है। तो इस तरह से बिन परंपरागत संसाधन के लिए कई प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही है। तो बिन परंपरागत शक्ति संसाधन में हम सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का परिचय प्राप्त करेंगे, जो टिप्पणी के रूप में आपको पूछा जाएगा। सौर ऊर्जा जो आप बचपन में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी। सूर्य पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। वह वर्ष दरमियान अधिकतर दिन प्रकाशित रहता है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश न मिले। सौर ऊर्जा के कारण समग्र पृथ्वी का जीवावरण जीवंत रहता है। सौर ऊर्जा की तकनीकी द्वारा भारत में काफी प्रगति हुई। सोलर कुकर का उपयोग करके रसोई बनाना, सोलर हीटर का उपयोग करके पानी गर्म करना, सोलर पैनल द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। गुजरात राज्य भारत देश में, यहाँ भारत आप लिख सकते हैं पेन या पेंसिल से, गुजरात राज्य भारत देश का सर्वाधिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी ने छाणी, जो वडोदरा के पास आया हुआ है, 10 टन की क्षमता वाला सौर शीतागार स्थापित किया गया है। शीतागार अर्थात कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। और ये पूरा कोल्ड स्टोर, जैसे हम फ्रिज रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, वैसे ये पूरा कोल्ड स्टोर 10 टन मतलब 1000 किलो से भी ज्यादा, 10 टन की क्षमता वाला जो सौर ऊर्जा से चलता है, ऐसा कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। वर्तमान समय में बिजली बिना के गांव में, जिन गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, वहां रोड लाइट, जिसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं, खेतों में सिंचाई, टीवी के लिए सौर पैनल्स लगाई गई है। गुजरात में भुज के पास माधोपुर, यहां सुधार लेंगे, कई किताबों में गलती है, माधोपुर में समुद्र के खारे पानी का डिसोलिनेशन यानी खारे पानी को मीठा बनाने की क्रिया की गई है। इसके लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। आज देश में सौर ऊर्जा से चलने वाला उपकरणों का साधन और प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और देख रहे हैं सौर ऊर्जा लगातार उपयोग करते जा रहे हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है, हम इसका जितना भी उपयोग करें ये समाप्त होने वाला नहीं है और यह आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन में पवन ऊर्जा दूसरा मुद्दा है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ऊर्जा बरसाता है।
वातावरण में उत्पन्न होने वाली भारी एवं कम दबाव के कारण, यह लाइन दोबारा दोहरा रहा हूं, याद रखना है, वातावरण में उत्पन्न होने वाले भारी एवं कम दबाव के कारण पवन उत्पन्न होती है। हमारे देश में समुद्र के किनारे एवं खुले प्रदेशों में पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो आपकी ये दो लाइन में ही प्रश्न बन गया कि हवा उत्पन्न कैसी होती है, वातावरण में उत्पन्न होने वाली भारी एवं कम दबाव के कारण पवन उत्पन्न होती है। हमारे देश में पवन ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो समुद्र के किनारे और खुले प्रदेशों में। विश्व में भारत पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाला 5वां देश है। तो अगला विकल्प भी आपका बन गया कि विश्व में पवन ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां है। भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु, भारत में पवन ऊर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों में से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल जैसे राज्यों का समावेश होता है। गुजरात में जामनगर के लांबा गांव में एवं कच्छ में मांडवी के किनारे, नाम याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, पुनरावर्तन कर रहा हूं। गुजरात में जामनगर के लांबा गांव में एवं कच्छ में मांडवी के किनारे विंडफॉल, ये इंग्लिश वर्ड है, विंडफॉल अर्थात पवन चक्की कार्यरत है। इसके अलावा देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर आदि जिलों में ऊंचाइयों पर पवन चक्कियां लगाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो हमने बिन परंपरागत में सर्वप्रथम पढ़ा सौर ऊर्जा, टिप्पणी के रूप में आएगा, पवन ऊर्जा टिप्पणी के रूप में आएगा। अगर विद्यार्थी पूरा पैराग्राफ याद कर लेते हैं तो उससे बनने वाले कई विकल्प आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तीसरे मुद्दे की ओर बढ़ते जिसका नाम है बायोगैस। बायोगैस के उत्पादन में काम बिना के कृषि पदार्थ, ध्यान रखिएगा एक एक शब्द में आपको दोहरा रहा हूं। बायोगैस के उत्पादन में पहला नाम है काम बिना के कृषि पदार्थ, दूसरा गन्ने का खोई, तीसरा अन्य वनस्पति, चौथा गोबर और पांचवा मनुष्य मल मूत्र का समावेश होता है। इन पदार्थों के सड़ने से मीथेन वायु मुक्त होती है। मीथेन वायु जो दहनशील होती है या दहनशील वायु है, इसके उपयोग के बाद अर्थात बायोगैस प्राप्त करने के बाद विषाणु बिना मतलब बिना जीवाणु का कीमती खाद प्राप्त होता है। इस तरह से बायोगैस में से हमें दो चीजें प्राप्त होती है, एक ऊर्जा प्राप्त होता है और दूसरा खाद, दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। यह ऊर्जा प्राप्ति का बिन परंपरागत शक्ति संसाधन है। सौर ऊर्जा और बायोगैस दोनों शक्ति संसाधन भारतीय गांव की परंपरागत शैली को बदल दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता में वृद्धि हो गई है और घरेलू ऊर्जा की कमी दूर हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, बायोगैस से हम ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, खाद भी प्राप्त कर सकते हैं। बायोगैस की खोज होने से और सौर ऊर्जा का प्रचलन बढ़ने से गांव में स्वच्छता में वृद्धि हुई और घरेलू ऊर्जा जो हमें आवश्यकता थी उस कमी को भी हमने दूर किया है। भारत में दो ऐसे राज्य जो बायोगैस के उत्पादन में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आते हैं, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। उत्तर प्रदेश एवं गुजरात बायोगैस के उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। गुजरात में सिद्धपुर के मैथान में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लांट बनाया गया है। यह सामुदायिक रूप से चलाया जाता है। ये जितने भी लाइन में आपको बता रहा हूं ये सब आपको एमसीक्यू में आवश्यक है। अहमदाबाद में दसक्रोई तहसील और रुदातल, यहाँ सदाताल रू बना देंगे, रुदातल एवं बनासकांठा के दांतीवाड़ा में बायोगैस कार्यरत है। तो बायोगैस के बारे में आपने पढ़ा, टिप्पणी के रूप में आएगा। इसके अलावा विकल्प भी है कि भारत में कौन से राज्य प्रथम एवं दूसरे स्थान पर आते हैं बायोगैस के उत्पादन में। तो प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य गुजरात। प्रथम उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात राज्य। गुजरात के कौन से गांव में सबसे बड़ा आदर्श बायोगैस प्लांट है? सिद्धपुर के मैथान गांव में। अहमदाबाद में कौन सी जगह पर है? तो दसक्रोई तहसील में। और रुदातल बनासकांठा के दांतीवाड़ा में बायोगैस कार्यरत है।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूताप ऊर्जा, जमीन में से, भूमि में से, पृथ्वी के गर्भ में से जो गर्म पानी निकलता है या गर्म पानी का झरना निकलता है, उससे जो बिजली प्राप्त की जाती है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसे हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा गर्म फुहारे या गर्म पानी के झरनों के स्वरूप में बाहर आती है। गर्मी के कारण यह भाप में बदल जाती है और भाप पर दबाव के कारण मेग्मा के संपर्क में आने से भूमिगत जल में से ऊर्जा प्राप्त होती है। मेग्मा जो कि गर्म पदार्थ होता है, जिसका उपयोग करके भूताप ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गुजरात में ये नाम आपके लिए बहुत उपयोगी है। गुजरात में लसुंद्रा, उनाई, टूवा एवं तुलसी श्याम में गर्म पानी के झरने आए हुए हैं। ज्वारी शक्ति, समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती है उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं ज्वारी शक्ति। सूर्य एवं चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर आए हुए अधिकांश समुद्रों में ज्वार भाटे की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। पानी की शक्ति का उपयोग करके मनुष्य ने बिजली प्राप्त करने का प्रयत्न किया। ज्वार के पानी में शक्ति अधिक होती है, इसके साथ टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। टरबाइन एक प्रकार का मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। और सर्वप्रथम विश्व में ज्वार शक्ति का उपयोग हुआ 1910 में। फ्रांस ने ज्वार भाटा की सहायता से बिजली प्राप्त करने की योजना शुरू की। भारत में विशाल समुद्री किनारा होने से यह ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना बढ़ी है और ऐसा कार्य गुजरात के कच्छ एवं खंभात की खाड़ी में इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा बिन परंपरागत शक्ति के संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूताप ऊर्जा, ज्वार शक्ति। अब हम अंतिम प्रश्न हल करेंगे, खनिज संरक्षण का उपाय। ये सारे खनिज तो हमने पढ़ लिए, लेकिन मनुष्य अगर इन खनिजों का संरक्षण ना करे तो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ी शायद इसका उपयोग कर नहीं पाएगी। अंतिम प्रश्न 12वें पाठ का, खनिज संरक्षण के उपाय। आपको मुद्दे लिखने, पहला मुद्दा बनेगा योग तकनीक का उपयोग, हेडिंग लिखना है, इसके बाद उसे समझाना है। योग तकनीक का उपयोग, खनिज प्राप्त करने के लिए योग्य तकनीक का उपयोग किया जाए तो खनिजों का दुर्व्यय रुकेगा, अर्थात उसका बिगाड़ रुकेगा। और भारत जैसे विकासशील देशों में खनिज को प्राप्त करने का योग्य तकनीक का अभाव है। दूसरा, पुनः चक्र, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम एवं कलई के अनुपयोगी भंगार को, भंगार मतलब जो खराब हो जाता है, उसका पुनः उपयोग में लेना चाहिए। इन सभी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गलाकर, तपाकर उनका दोबारा उपयोग करना चाहिए। तीसरा, खनिजों का वैकल्पिक उपयोग, वैकल्पिक मतलब विकल्प ढूंढना चाहिए। अल्प प्रमाण में, कम प्रमाण में प्राप्त होने वाले खनिजों का विकल्प खोजना चाहिए। बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा, तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम और पेट्रोल के बदले सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें खनिजों का उपयोग कम हो, खनिजों का उपयोग कम हो और उसका भंडार यथावत रहे। चौथा, बिन परंपरागत साधनों का उपयोग, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे बिन परंपरागत साधनों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। ये जितना भी हम उपयोग करें ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये अखूट संसाधन है, इसलिए ऐसे संसाधनों का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए लोगों को। पांचवा, पोषणक्षम विकास, टिकाऊ विकास भी कह सकते हैं, उसका एक और नाम है स्थायी विकास। पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध पर्यावरण की भेंट देना, अर्थात प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का प्रयत्न करना, उसे कहते हैं स्थायी विकास, जो आपको ये पाठ 16 में भी आएगा। छठा नाम है, खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हो तो उसका आयोजन पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके। खनिज संसाधनों की सुरक्षा और संवर्धन अति आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भूगोल का पाठ 12 खनिज संसाधन पूरा होता है। एक बार मैं फिर आपको बोल दे रहा हूं,
हम किसी भी पाठ का कोई भी प्रश्न उत्तर, चाहे वो स्वाध्याय का हो, अभ्यास का हो या पाठ के बीच का प्रश्न उत्तर हम हल कर रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हो, याद कर रहे हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके उस समस्या का हल पा सकते हैं। अथवा आप किसी भी प्रकार का असाइनमेंट हल कर रहे हैं, पेपर सेट हल कर रहे हैं और कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके आप उस प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। और सभी लोग सही ढंग से मेहनत करें, अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि एग्जाम होगी, ये सत्य बात है। और जब एग्जाम होगी तो अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तभी हम एग्जाम का सामना कर सकते हैं। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि 10वीं बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहे। किसी भी विषय का आप तैयारी करते हैं तो उसे मेहनत और लगन से तैयार कीजिए।